नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर इंदिरा अशोक भाटिया आश्रम के इस सॉल्यूशन वाले प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से सम्मान और स्वागत करता हूं। मेरी समझ में ये इस सीरीज का अंतिम सॉल्यूशन पेपर है, क्योंकि ये 5वां प्रश्न पत्र है और वायदे के अनुसार फुल 5 पेपर ही आपको प्रैक्टिस के रूप में करवाने का वायदा किया गया था। शेष वो आगे देखेंगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, पर मैं ये मानता हूं कि मैंने पिछले जो 4 पेपर आपको सॉल्व करवाए हैं उनसे आपको बहुत फायदा मिला होगा और इसी श्रृंखला में हमारा ये 5वां पेपर है। इसका भी मैं सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये मेरा भी सौभाग्य है और आप लोगों का भी सौभाग्य है कि हम एक ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं जो बच्चों के हित में कार्य करता है। इस संस्थान का कोई व्यक्तिगत ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है जिसके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता हो। बस एक ही उद्देश्य है कि कम से कम पैसे में अधिक से अधिक मेहनत के साथ अधिक से अधिक सफलता के पैमाने निर्धारित किए जाएं। इसी महान उद्देश्य को लेकर के हम और हमारा पूरा भाटिया आश्रम, उसका प्रत्येक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्मचारी अनवरत आपकी सेवा में कार्यरत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम जैसी भी और जितनी भी आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं, ये तय मान लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही श्रेष्ठ हूं या मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूं और कोई पढ़ाता ही नहीं है, या भाटिया आश्रम के अलावा कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं कि अगर कोई चीज यहां नहीं है तो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे हम, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं गर्व के साथ में कि हम बच्चों के साथ तन से और मन से पूरे समर्पण के साथ जुड़ते हैं, उनके साथ मेहनत करते हैं और उसी का परिणाम है कि हम अधिक से अधिक सफल विद्यार्थियों की श्रृंखला को उत्तरोत्तर बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं। मैंने आपको पिछले वायदे के अनुसार ये कहा था कि हमारा ये आंकड़ा अब 3 की संख्या को पार करेगा। अभी तक ये आंकड़ा 2 में चल रहा था, 3 का आंकड़ा पार करेगा और विश्वास है कि हम उसमें सफल होंगे। मित्रों, इस 5वें प्रश्न का जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि लोग अक्सर बगीचे में मौज मस्ती करने जाते थे। वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए, यहां पर लोग जातिवाचक संज्ञा है, बगीचा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब मौज और मस्त से बन गया मस्ती। ये भाववाचक संज्ञा है और राइट ऑप्शन हुआ सेकंड। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो गया? मौज मस्ती। तो आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। भूकंप को मापने वाला उपकरण है।
सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, इसको हम सिस्मोमीटर भी कहते हैं, सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर, ठीक है। तो ये भूकंप को मापने का उपकरण है। और एक होता है रेक्टर स्केल, ठीक है, उससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। असंगत, तीसरा प्रश्न है, असंगत विकल्प चुनिए। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यादें भाववाचक संज्ञा, भीड़ समुदायवाचक संज्ञा, कोयला पदार्थवाचक, पदार्थ या द्रव्यवाचक। ध्यान रखना, ये पदार्थ को ही हम ये द्रव्य मानते हैं, जो ठोस हैं वो द्रव्य पदार्थ हैं और जो तरल हैं वो द्रव्य हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है, ये द्रव्य। समुदाय का मतलब समूहवाचक, समूहवाचक, एक ही बात है, ठीक है, ये ध्यान रखना। समूहवाचक। तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भीड़ समुदायवाचक संज्ञा है, कोयला पदार्थवाचक संज्ञा है, लेकिन याद जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए असंगत विकल्प भाववाचक संज्ञा है। उसका कारण मैं बता देता हूं। याद है, याद भाववाचक संज्ञा है। याद क्या है? भाववाचक संज्ञा। और जब एक वचन भाववाचक संज्ञा शब्दों का या एक वचन गुणवाचक विशेषण शब्दों का हम बहुवचन के रूप में प्रयोग कर देते हैं तो वे क्या बन जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। इसलिए याद से क्या बन गया? यादें। तो यादें क्या हो गया? बहुवचन। ये एक वचन है, ये क्या है? एक वचन। और यादें क्या बन गया? बहुवचन। और जैसे ही बहुवचन बना, ये क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। इसलिए यहां पर यादें भाववाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। तो मैं मानता हूं कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अतुल उस दिन बैठक में भाग लेने आया था। वाक्य में संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है? अतुल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अतुल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, दिन समुदायवाचक, भाववाचक। उस दिन बैठक में भाग लेने आया था, तो इसमें समुदायवाचक का तो कहीं है ही नहीं है। इसका मतलब राइट ऑप्शन थर्ड है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। असंगत युग्म है। अब मैंने इनके अर्थ लिख दिए हैं, वो मतलब उच्चारण भी लिख दिया है। पहले का उच्चारण है इनकम्बंट। इनकम्बंट, इनकम्बंट का मतलब होता है पदस्थ। अकाउंट का मतलब होता है खाता। और प्रोरोग का मतलब होता है स्थगित करना या विसर्जित करना। और अकाउंटेंट का मतलब होता है आकार। बिल्कुल सत्य बात है। तो असंगत युग्म क्या हो गया? अकाउंट का मतलब गणना नहीं होता, काउंट का मतलब होता है गणना। अकाउंट का मतलब तो खाता होता है, इसलिए असंगत युग्म अकाउंट गणना वाला है। शील शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? शील शब्द में तीन चीजें प्रयुक्त होती हैं: अभिरुचि, अभिवृत्ति और चरित्र। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड कैरेक्टर। अभिरुचि, अभिवृत्ति और चरित्र से मिलकर के शील बनता है, ठीक है। तो व्यक्ति का अपने खानदान के अनुसार व्यवहार, विनम्रता एवं शिष्टता से युक्त स्वभाव व उच्च चरित्र, दूसरे व्यक्तियों के भावों को समझते हुए व्यवहार करना, एक व दो। तो इसमें राइट ऑप्शन है सेकंड, विनम्रता एवं शिष्टता से युक्त स्वभाव एवं उच्च चरित्र। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड कैरेक्टर। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं, लेकिन चरित्रहीन होते हैं। यह भी शील का, वो शीलवान नहीं हो सकते। कुछ लोग चरित्रवान होते हैं लेकिन मुंह के बहुत गड़बड़ होते हैं, वो भी शीलवान नहीं होते। तो ये अभिरुचि, अभिवृत्ति और चरित्र, इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। विनम्रता, शिष्टता और उच्च चरित्र, इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। आइए राइट
मतलब क्वेश्चन नंबर 7, कूट मिलान कीजिए ऑटोनमस। अब वही मैंने आपको कहा है ए बी सी और डी। बेटा मैं आपको बता देता हूं, यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है, इसलिए मैंने आपको यहां पर थोड़ा सा ओवर राइटिंग करके समझाने का प्रयास किया है। ऑटोनमस का मतलब होता है स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब ऑटोनमस मीन्स जो स्वयं ही अपने आप में पूरा हो, किसी पर अवलंबित नहीं हो। ऑटोनमस बॉडी होती है ना, स्वायत्त शासी। तो ऑटोनमस का मतलब होता है स्वायत्त। तो एक में तीन, ए में तीन। ट्रायल का मतलब होता है विचारण, दो, बी में दो। अपॉइंटीज का मतलब होता है अपॉइंटीज, अपॉइंटीज का मतलब होता है शिक्षक, नियुक्त व्यक्ति। अपॉइंटी होता है ना, तो पहला। और अनिशल्स का अर्थ होता है प्राक्षर। तो इसमें डी में क्या हो गया, 4। तो यहां पर राइट ऑप्शन हुआ 3 2 1 4 वाला ऑप्शन, 3 2 1 4। मैं मानता हूं कि आपको शायद है ये ऑप्शन नहीं मिला होगा, लेकिन अब आप इसमें ठीक कर लेना इसको, ये राइट है। ओके, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, तो आप इसको राइट कर लेना। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अनुप्रमाणन होगा? लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है रसद। रैकेनर, अनुमान लगाना। अटेस्टेशन, अनुप्रमाणन। अटेस्टेशन होता है ना, अटेस्ट कर देते हैं किसी को, प्रमाणित किया जाता है, अटेस्ट। तो अटेस्टेशन का मतलब अनुप्रमाणन। और ऑक्शन का मतलब नीलामी। ऑक्शन होता है ना, उनका जो चल अचल संपत्तियां होती हैं उनका ऑक्शन करते हैं। तो यहां पर निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अनुप्रमाणन होगा? अनुप्रमाणन का मतलब है अटेस्टेशन। तो राइट ऑप्शन 3rd। वाई कैमरल, वाई कैमरल का हिंदी अर्थ क्या होगा? वाई कैमरल का, वाई कैमरल का अर्थ होगा द्विसदनीय। तो राइट ऑप्शन 2nd। क्लैरिफिकेशन का अर्थ होता है स्पष्टीकरण। बिल्कुल, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। बिना प्रयास कीमती चीज पा लेना अर्थ वाला मुहावरा क्या है? बिना प्रयास के ही अंधे के हाथ बटेर लगना। हाँ, अंधे को बटेर कैसे लग सकती है, लेकिन अंधे का हाथ मारना हुआ और बेचारे बटेर का वहां से निकलना हुआ, तो महाराज बट अंधे के हाथ बटेर लग गई। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को कई बार अयोग्य व्यक्तियों के भी हाथ बहुत अच्छी चीज लग जाती है। ठीक है, तो बिना प्रयास के कूट मिलान कीजिए, वही ए बी सी और डी। अंगार सिर पर धरना। अंगार सिर पर धरना मतलब कठिन दुख सहना। तो ए में 3। अक्ल ठिकाने आना, होश में आना, 2। अंगारों पर पैर रखना, खतरनाक कार्य करना, 1। और अथ से इति तक जाना, आरंभ से समापन तक, मतलब बाल की खाल निकालना, इसको कहते हैं हम। तो 4था। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, राइट ऑप्शन 1st। सही युग्म है धूल फांकना, व्यर्थ नष्ट होना, नारद मोह होना, अपने आप से मुक्त होना, पटरी बैठना, मेल मिलना, और पीठ दिखाना, संकट में फंसना। ये नहीं, पटरी बैठना, मेल मिलना, ये सही है और सब गलत है। मतलब पटरी बैठ रही हूँ साहब, मेरी उससे बढ़िया बहुत अच्छी पटरी बैठ रही है, मतलब मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तो अंग्रेजी में कहेंगे उसको ट्यूनिंग। कठिन और असंभव कार्य करना अर्थ वाला मुहावरा है। औचट में पड़ना, अगिया बेताल होना, कलेजा निकाल कर देना, एक टांग पर खड़ा होना। नहीं भैया, ये नहीं है। कठिन और असंभव कार्य करना, इसमें ये आएगा भाई, आप तो इनमें से किसी एक को करके, और यानी मैं 5वां अपनी तरफ से लिख रहा हूं, आसमान के तारे तोड़ना। आसमान के तारे तोड़ना, तोड़ना।
ये होगा इसका एक्चुअल अर्थ, ठीक है ना। तो ये सही है। अब औचट में पढ़ना का मतलब गफलत में पड़ जाना। अगिया बेताल होना मतलब आग बबूला होना, आग बबूला होना, आग बबूला होना, ठीक है ना। या बहुत ज्यादा अत्यधिक क्रोधित होना। कलेजा निकाल कर देना, इसका मतलब अत्यधिक मतलब प्यार करना, अत्यंत प्यार करना, मतलब अत्यधिक प्यार करना, अत्यधिक प्यार करना। कहते हैं साहब मैंने उसको अपना कलेजा निकाल के दे दिया साहब, प्यार करना। और एक टांग पर खड़ा होना, एक टांग पर खड़ा होना मतलब एक निष्ठ कार्य करना, मतलब बिल्कुल ध्यानपूर्वक कार्य करना। यो मानो आप ध्यानपूर्वक कार्य करना, कार्य करना। मतलब पूरी निष्ठा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना। श्रवण जी को बुलाना। देख लो ये यहां गड़बड़ था और हमने किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये यहां था वो लाइन वाला डॉट डॉट वाला। हाँ तेरे पे आ जाए। हाँ जी, तो राइट ऑप्शन है थर्ड। आइए बात करते हैं 14वें नंबर के प्रश्न की। कठिन और असंभव कार्य करना अर्थ वाला मुहावरा है। औचट में पढ़ना नहीं, औचट में पढ़ना मतलब है दुविधा में पढ़ना। अगिया बेताल होना, आग बबूला होना। कलेजा निकाल कर देना मतलब अत्यधिक प्यार करना। और एक टांग पर खड़ा होना मतलब ध्यानपूर्वक या सावधानी पूर्वक कार्य करना। तो यहां पर इनमें से कोई भी नहीं है, तो मैं आपको यहां पांचवा ऑप्शन दे रहा हूं, आसमान के तारे तोड़ना। ये सही है, आसमान के तारे तोड़ना, तोड़ना इसका मतलब है कठिन और असंभव कार्य करना। तो यह सही होगा पांचवा। निम्नलिखित में से उचित विलोमार्थी युग्म पहचाने। अस्वस्थ का स्वस्थ, खंडन का मंडन होता है, जरा का होता है शैशव या युवा, शैशव या युवा, युवा। खंडन का मंडन, मंडन, ठीक है। करुण का होता है, करुण का निष्ठुर, निष्ठुर। तो इसका मतलब है कि निम्नलिखित में से उचित विलोमार्थी युग्म पहचाने। तो स्वस्थ का अस्वस्थ का स्वस्थ, राइट ऑप्शन फर्स्ट, और तो सब गलत है। उचित विलोमार्थी युग्म किस विकल्प में नहीं है? अंगीकार का, अंगीकार का स्वीकार नहीं, विकल्प में नहीं। अर्वाचीन का प्राचीन, अवलंब का निरावलंब, अक्षत का विक्षत, यही नहीं है। तो अंगीकार का मतलब है स्वीकार, और स्वीकार का मतलब होता है अस्वीकार, अस्वीकार। ये होगा विलोम। तो ये यहां है नहीं, तो इसका मतलब है कि उचित विलोमार्थी युग्म किस विकल्प में नहीं है? तो इसमें नहीं है, क्योंकि अंगीकार का होता है विलोम अस्वीकार। चलिए साहब, बहिर्नाद शब्द, बहिर्नाद किस शब्द का विलोमार्थी है? अंतर्नाद का।
तो अंतर्नाद का विलोम बहिर्नाद। उचित विलोमार्थी युग्म पहचाने। अभिशाप का आशीष, अवनति का उन्नति, अस्तेय का स्तेय, ये होगा। वह चोरी करना, और अस्तेय का मतलब चोरी न करना, तो ये होगा। तो उचित विलोमार्थी युग्म पहचाने, ये तो नहीं होगा। अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ, बहुज्ञ, बहुज्ञ। अवनति का विलोम उन्नति होता है। तो आगामी का विलोमार्थी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, आगामी का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? आगामी का पुरोगामी, अधोगामी, विगत और आगत। आगामी का होगा विगत। आगामी माने आने वाला, विगत माने गया हुआ। किस विकल्प में असुर का पर्यायवाची नहीं है? निशानन। निशानन, इसको हम निशामुख भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? निशामुख। निशामुख का मतलब होता है संध्या काल, है ना भैया, गोधूली का समय। निशाचर राक्षस को कहते हैं, तमचर भी राक्षस को कहते हैं, और यातुधान भी राक्षस को कहते हैं। तो किस विकल्प में असुर का पर्यायवाची नहीं है? तो निशानन में नहीं है। निशानन या निशामुख, क्योंकि निशानन का मतलब होता है संध्या काल। संध्या काल, संध्या काल, है ना भैया। तो और ये सब राक्षस के पर्यायवाची हैं। आइए प्रश्न संख्या 21, मद, दर्प, दंभ, ये पर्यायवाची किसके हैं? अहंकार के। किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22, किस विकल्प के समस्त शब्द पर्यायवाची नहीं है? पार्थ, धनंजय, कौन्तेय, ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अहमक, अविचल और विकल, ये नहीं है। अहम से उत्पन्न होने वाला अहमक, अहम को जन्म देने वाला, ठीक है। अविचल स्थिर, और विकल का मतलब व्याकुल। आतुर, बेताब और व्याकुल, ये तो चंचलता का है या व्याकुलता का है। जेवर, मंडन, भूषण, या आभूषण के पर्यायवाची, तो ये नहीं है। अहमक, अविचल और विकल, ये अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 23, असंगत युग्म है। अरण्य का मतलब विपिन, मतलब विपिन, कानन, अटवी, बिल्कुल सही है, ये अरण्य के पर्यायवाची हैं। विपिन, कानन और अटवी। अधिकार का कब्जा, दावा, हक, बिल्कुल सही है। अध्यापक का आचार्य, शिक्षक, गुरु। अंग का सापेक्ष, कांत, बपू। इनमें से केवल बपू अंग का पर्यायवाची और नहीं है, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन 4th। कलेवर, गात्र, विहग, खंड, द्विज, नभचर, इनमें से पक्षी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता देते हैं, पक्षी के पर्यायवाची हैं विहग, द्विज और नभचर। ये 3 यहां पर पर्यायवाची हैं, लेकिन यहां इन सब का पर्यायवाचियों में से केवल विहग और द्विज, ये राइट ऑप्शन 3rd। निम्नलिखित में से अंगीठी का पर्यायवाची शब्द समूह पहचाने। अरे ये तो पहले भी आया है। तेमनी, जिसको हम टेमनी भी बोलते हैं, अलाव और अंगियारी, ये है, और तो कुछ है ही नहीं। किस विकल्प में तत्सम शब्द समूह है? अरिष्ठ, अधर्म, अमित्र, अरख, अर्क, आखर, अदरक, आठ, अचूक, अलच्छन, अहीर, अमी। नहीं, अरिष्ठ, अधर्म और अमित्र, ये सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचाने। अवर, अभाग्य, अवतरण और अपठ। अवतरण का मतलब अवतरण, तो यही नहीं है भैया, और तो सब तत्सम है, और तो सब तद्भव हैं, मतलब तत्सम है और ये तद्भव है। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म पहचाने। इसका मतलब पहले तत्सम और दूसरा तद्भव। तो देखो, अद्य, ये तत्सम है। अद्य का मतलब होता है तद्भव आज,
ठीक है ना। अद्य का तद्भव क्या होगा? आज। अक्षी आंख होगा, अर्घ का अर्घा होगा, अन्यत्र का अनत, मेरो मन अनत कहां सुख पावे। तो राइट ऑप्शन असंगत यही है, और तो सब सही है। किस विकल्प में तत्सम शब्द नहीं है? आश्चर्य, अमोघ, आसरा, अनुत्थ। आसरा, क्योंकि आश्रय का तत्सम क्या होता है? आश्रय, आश्रय होता है, यही नहीं है। आसरा तो तद्भव है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द समूह पहचाने। उत्सव, उज्ज्वल, आदेश। आखेट, आत्मना, ईदृक्ष, उबटन, आरज, अमचूर। उत्सव, उपरि, उष्ठ। तो ये उबटन, आरज और अमचूर, यही नहीं है। उपसर्ग से बना भिन्न शब्द है। अतीन्द्रिय, अनुताप, अपशकुन और अत्युत्पादक। अब देखो इनमें सब में एक एक है, जैसे अति प्लस इंद्रिय, अति प्लस इंद्रिय, इनमें सब में एक उपसर्ग है अति। यहां देखो अनु प्लस ताप, यहां पर एक उपसर्ग है अनु प्लस ताप। यहां पर आइए अप प्लस शकुन, तो एक ही उपसर्ग है अप प्लस शकुन। लेकिन यहां देखेंगे आप तो यहां पर कैसे होगा? ये अति प्लस उद प्लस पाद मूल शब्द है, और अक या क ये प्रत्यय है, ठीक है ना। तो मूल शब्द पाद है इसमें, और अति और उद ये दो उपसर्ग हैं, ठीक है। तो ये भिन्न इसलिए है क्योंकि और सब में तो कितने एक एक हैं, लेकिन इसमें दो हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द के निर्माण में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उत प्लस घोषणा, उत प्लस श्वास, उत प्लस लिखित। इसमें नहीं है, इसमें है प्र प्लस उत प्लस ज्वल, ये है, ये दो उपसर्ग हैं इसमें। उत प्लस लेख, उत प्लस लिखित, उत प्लस लिखित। इसमें है उत प्लस श्वसन, श्वसन, उत प्लस श्वसन। और ये इसमें है उत प्लस घोषणा। तो इसका मतलब है और सब में एक एक है और इसमें दो हैं, तो प्रोज्वल। किस उपसर्ग का अर्थ बिना विशेष रहित है? भैया इसमें नी और बी दोनों का ही है ना। तो बोनस अंक मिलेंगे, ध्यान रख लेना। उपसर्ग व अर्थ वाला असंगत युग्म है। अधि ऊपर, निम्न नहीं, ऊपर अधिक, ऊंचा, श्रेष्ठ, ये है। पीछे, समान, अप, बुरा, विपरीत, अभिपात, सामने, यही नहीं है। कृत प्रत्यय का अनुचित उदाहरण पहचाने। झगड़ा, झाड़न, उड़ान, शीतल। देखो ये क्या है, मैं आपको झगड़ना, झगड़ना प्लस आ तब बनाए झगड़ा, तो ये कृत प्रत्यय इसमें। झाड़ना, झाड़ना प्लस न क्या बना है? झाड़न। उड़ना, उड़ना प्लस न उड़ान। और यहां है शीत प्लस ल, शीत प्लस ल। तो भैया ये जो शब्द है ना शीत, ये शीत है ये गुणवाचक विशेषण। इसमें ल जो प्रत्यय है वो गुणवाचक विशेषण प्रत्यय है, तो ये विशेषण है ये। तो शीतल क्या बन गया? गुणवाचक विशेषण शब्द है ये। और ये सब कृत से बने हुए हैं। और ये कौन सा है? तद्धित है ये तो है तद्धित, और ये तीनों के तीनों हैं कृत। तो कृत प्रत्यय का अनुचित उदाहरण कौन सा है? शीतल, क्योंकि ये मूल शब्द और ल प्रत्यय से बना है। ल गुणवाचक विशेषण प्रत्यय है, गुणवाचक प्रत्यय है, और ये सब बने हैं
कृत प्रत्यय से, क्योंकि इन सब के पीछे क्या लगा है, ना। ये क्रियापद है, क्योंकि झगड़ प्लस या झाड़ या उड़ा, ये कोई धातु नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से भाववाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण है। निम्नलिखित में से भाववाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण है। लड़ाकू, उबाल, तैराक, मरियल। निम्नलिखित में से भाववाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण है। लड़ना प्लस आकू, लड़ने वाला, ये हो गया कर्तृवाचक। तैरना प्लस आक बराबर तैराक, और मरा प्लस ईयल, ये तो तद्धित प्रत्यय है। तो ये है भैया उबलना प्लस ल, उबाल। भाववाचक प्रत्यय है, भाववाचक कृत प्रत्यय उबाल। ये क्या होगा, पढ़ना प्लस आकू। तो ये तो आकू प्रत्यय कर्तृवाचक है, तो ये तो क्या हो गया, कर्तृवाचक। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय है। और ये हो गया उबलना। प्लस अ, तो बन गया उबाल। ये भी कर्तृवाचक, ये कर्तृवाचक नहीं है, ये भाववाच्य है। भाववाचक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। ऐसे ही है तैरना, तैरना प्लस क, यह है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, और यह है मरा प्लस ईयल। मरा प्लस ईयल बराबर मरियल। तो यहां पर है ये गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय। ऐसे ये ध्यान रख लेना। किस विकल्प में तद्धित प्रत्यय है, मिलाना प्लस आवट बराबर मिलावट। तो ये तो कर्तृवाचक है, क्योंकि ये उससे बनाए ये क्रियापद से। मुस्कुराना प्लस आहट बराबर मुस्कुराहट। चुनना प्लस औती बराबर चुनौती। और भीख प्लस आरी बराबर भिखारी। तो तद्धित प्रत्यय किस विकल्प में है, भीख में। भीख प्लस आरी बराबर भिखारी। तो इसमें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण पहचाने। कर्तृवाचक मतलब कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय का। हत्या प्लस आरा बराबर हत्यारा। चतुर प्लस आई बराबर चतुराई, ये तो विशेषण हो गया। गरमाना मतलब गर्मी प्लस आहट बराबर गर्माहट। और शरीर प्लस एक बराबर शारीरिक, तो ये भी गुणवाचक है। तो हत्या प्लस आरा बराबर हत्यारा। कर्तृवाचक मतलब कर्ता का बोध कराने वाला, ये तो गुणवाचक है, तो हत्यारा यही है। वे दोनों 10 फीट गहरी खाई में गिर गए थे। वाक्य में विशेषण पद है। अब देखो भैया, यहां ये पता नहीं क्या गड़बड़ी है। आप तो यहां पर कर लो 10 फीट, या इनको रहने दो, आप तो यहां डाल लो 5वां 10 फीट। ये है ही नहीं है, यहां पर भी आपको बोनस अंक मिलेंगे, है ना भैया। तो 10 फीट गहरी खाई, तो वे दोनों 10 फीट गहरी खाई में गिर गए थे। तो 10 फीट गहरी, तो ये क्या है, ये विशेषण पद है। ये कौन सा विशेषण पद है, ये परिमाणवाचक, नाप तोल मात्रा।
हरीश को राम का बेटा नकुल, हरीश को राम का बेटा नकुल से ज्यादा समझदार लगा। हरीश को राम का बेटा नकुल से ज्यादा समझदार लगा। अब किससे ज्यादा समझदार, किससे ज्यादा समझदार? बोला हरीश को राम का बेटा। अब देखो राम का बेटा, राम का बेटा किससे ज्यादा समझदार निकला? नकुल से ज्यादा समझदार। तो समझदार तो है यहां पर विशेषण, समझदार तो क्या है? विशेषण। और अब यह विशेषण किसकी विशेषता बतला रहा है? राम के बेटे की। तो राम का बेटा क्या हो गया? विशेष्य। राम का बेटा क्या हो गया? विशेष्य। राम का बेटा विशेष्य नकुल से ज्यादा समझदार है। तो ये राम के बेटे की विशेषता बतला रहा है कि वो कौन है? समझदार है। तो यहां पर अब देखो वैसे देखा जाए तो बेटा है, लेकिन वैसे अगर ईमानदारी से देखा जाए तो राम का बेटा, क्योंकि अब वो राम का बेटा है तो कौन कौन ज्यादा समझदार है? कि बेटा। तो इसलिए राइट ऑप्शन बेटा है, वो राम का, इसलिए राम का बेटा, बेटा, ये राइट ऑप्शन बेटा है। ठीक है, राम भी नहीं है, ये ध्यान रख लेना, राम भी नहीं है इसमें, राम नहीं है, बेटा है, क्योंकि राम का बेटा ज्यादा समझदार है। डॉक्टर ने सुधा से कहा कि आपको चाय कम पीनी चाहिए। वाक्य में विशेषण है कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत। तो कौन सा है कम? ये परिमाणवाचक है। विशेषण कौन सा है? कम। अब कम कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, नाप तोल मात्रा वाला। कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अल्प। किस विकल्प में विशेषण संबंधी अनुचित युग्म है? विशेषण संबंधी अनुचित युग्म है। उसने अनेक कहानियां लिखी। संख्यावाचक बिल्कुल सही है, अनेक संख्या का बोध करा रहा है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। थोड़ी जमीन बेचनी पड़ी, थोड़ी परिमाणवाचक हो गया। और कौन सा परिमाणवाचक? अनिश्चित परिमाणवाचक। तुम्हें गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी, गर्म गुणवाचक है, बिल्कुल गुणवाचक विशेषण है। मैं किसी गोपाल को नहीं जानता। किसी गोपाल को, मैं किसी गोपाल को नहीं जानता। अब यहां किसी क्या है? यहां पर यह सार्वनामिक विशेषण है साहब, किसी गोपाल। तो यह सार्वनामिक विशेषण हो गया किसी, यह सार्वनामिक विशेषण है, यह विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है साहब। तो किसी, तो राइट ऑप्शन फोर्थ। किस विकल्प में विशेषण संबंधी अनुचित युग्म है? तो इसमें है। आइए, क्योंकि ये आपने देखा होगा जब कोई भी सर्वनाम संज्ञा के जस्ट पहले, संज्ञा से जस्ट पहले आ जाता है ना, तो वो सार्वनाम विशेषण बन जाता है। तो मैं किसी गोपाल को, कौन से गोपाल को? किसी भी गोपाल को। तो यहां किसी क्या हो गया? सार्वनाम विशेषण हो गया। शत्रु आपको कमजोर समझने की भूल कर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 43 वाक्य में नहीं है। अब शत्रु जातिवाचक संज्ञा है। कमजोर समझने की, कमजोर, ताकतवर, ये तो गुण हो गया। भूल भाववाचक, समझना, बिल्कुल। चलिए साहब, तो इसमें किसका नहीं है? भूल को कर बैठा, भूल को कर बैठा। तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। विशेषण तो है, गुणवाचक विशेषण है, पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, आपको भाववाचक संज्ञा भी है, जातिवाचक संज्ञा भी है। तो इसमें अकर्मक क्रिया नहीं, इसमें सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक, सकर्मक क्रिया। भूल को, तो ये नहीं है। मैं पिताजी के साथ बाहर चला गया था, वाक्य में नहीं है। मैं पिताजी के साथ बाहर चला गया था, वाक्य में नहीं है। तो मैं क्या है? सर्वनाम। पिताजी हो गए संज्ञा, के साथ बाहर चला गया था अकर्मक क्रिया है, के साथ बाहर चला गया था।
तो अकर्मक क्रिया तो है, विशेष्य नहीं है, क्योंकि यहां विशेषण ही नहीं है तो विशेष्य कहां से होगा भाई? विशेषण के साथ ही तो विशेष्य होता है, तो विशेषण है, जब विशेषण ही नहीं है तो विशेष्य कहां से होगा? तो नहीं है। मुझे लगा कि तुम्हारी समझ पर पत्थर पड़ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 45। मुझे लगा कि तुम्हारी समझ पर पत्थर पड़ गए हैं, वाक्य में है, वाक्य में है संबंधवाचक सर्वनाम। मुझे लगा कि तुम्हारी समझ पर पत्थर पड़ गए, नहीं, संबंध का बोध कहां हो रहा है? भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल समझ, तुम्हारी, ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो गया, निजवाचक सजाती है, वाक्य में है, मुझे लगा कि तुम्हारी समझ पर पत्थर पड़ गए, वाक्य में है, संबंधवाचक सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा, निजवाचक सर्वनाम, सजातीय क्रिया, भाववाचक संज्ञा। व्यापार से मिले सुखद परिणाम के कारण मेरा हौसला बढ़ गया था, वाक्य के संदर्भ में असंगत है। अब देखो व्यापार, भाववाचक संज्ञा, अब देखो ये भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी हैं? भाववाचक संज्ञा हैं व्यापार, परिणाम और हौसला, और हौसला, ये भाववाचक संज्ञा है। और सुखद क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण। कौन सा? सुखद, सुखद। अब मेरा, ठीक है, तो इसमें संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है, व्यापार, परिणाम और हौसला। सर्वनाम पुरुषवाचक, मेरा, ये मेरा क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? मेरा। विशेषण गुणवाचक विशेषण है ये सुखद। क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है साहब, संयुक्त क्रिया है। इसमें क्या है? संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? बढ़ना, बढ़ना और गया, मतलब बढ़ना और जाना। अब मतलब बढ़ और गया ना, बढ़ और गया, गया मतलब जाना, बढ़ जाना, तो ये दो क्रियाएं हो गई, तो इसलिए यहां पर संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया थोड़ी है। तो बढ़ गया संयुक्त क्रिया है, इसलिए असंगत कथन यही है, और तो सब है। अनुचित युग्म पहचाने, वह सबसे मिलकर गया, वह सबसे मिलकर गया, पूर्वकालिक क्रिया है, मिलकर पहले मिला है और फिर गया है, तो पूर्वकालिक। तुमने अच्छी पहल की है, तुमने अच्छी पहल को किया है, सकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही है। तुम्हें दूसरा घर देखना होगा, दूसरा संख्या का बोध करा रहा है, बिल्कुल दूसरा। तुम मेरे बाद खाना खा लेना, तुम मेरे बाद खाना खा लेना, तो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तुम मेरे बाद खाना खा लेना, इसमें तो साहब पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें तो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम। तुम और मेरे तो है ना, ये उत्तम पुरुष और ये मध्यम पुरुष, तो पहले मध्यम पुरुष है, बाद में उत्तम पुरुष है। 48 क्रिया के अनुसार सही युग्म नहीं है, पुनः उठकर बैठना पड़ेगा, पुनः उठकर बैठना पड़ेगा, पूर्वकालिक क्रिया। कई पौधे लगाए गए, कई पौधों को लगाया गया, सकर्मक क्रिया है, क्रिया के अनुसार सही युग्म नहीं है, ये तो है दोनों। झूठी लड़ाई लड़नी थी, झूठी लड़ाई लड़नी थी, सजातीय क्रिया बिल्कुल है। सफाई करवाई थी, सफाई करवाई थी, खुद ने नहीं करी, करवाई थी, इसका मतलब ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया।
ये तो प्रेरणार्थक क्रिया है। जब जिसमें जिसमें प्रदानकर्ता स्वयं कोई क्रिया ना करके किसी दूसरे मतलब सहायक कर्ता से मतलब किसी दूसरे से करवाता हो या करने की प्रेरणा देता हो, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो राइट ऑप्शन फोर्थ। किस मतलब क्रिया के अनुसार सही युग्म नहीं है, तो यह सफाई करवाई थी, संयुक्त क्रिया नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया है इसमें। निम्नलिखित में से द्विकर्मक क्रिया किस विकल्प में है? द्विकर्मक के मतलब जिसमें दो कर्म हो, सकर्मक द्विकर्मक। विपुल हमें कविताएं सुनाता था, तो विपुल हमें नहीं हमको, इसका मतलब हमको है या मूल रूप से, और वो शुद्ध करने के लिए इसने हमें कर दिया है। तो विपुल हमको कविताओं को सुनाता था, तो दो कार्य हो रहे हैं इसमें। दीपक बड़ा आदमी बन गया, एक दीपक बड़ा आदमी बन गया, अकर्मक क्रिया है। अमित खाना खाकर व दूध पीकर सो गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। बच्चों ने गुरुजी के कहने पर पौधों को लगाया, एक ही सकर्मक क्रिया है। तो विपुल हमें कविताएं सुनाता था, इसमें द्विकर्मक क्रिया है, सकर्मक द्विकर्मक। मतलब विपुल हमको कविताओं को सुनाता था, ये वाक्य है ये। क्वेश्चन 50, हमें 2 दिन की छुट्टी दी गई है। वाक्य में क्रिया के संदर्भ में असंगत युग्म पहचाने। क्रिया सकर्मक है, हमें 2 दिनों की छुट्टी को दिया गया है। क्रिया सकर्मक है, 2 दिन की छुट्टी को दिया गया है, देना सकर्मक क्रिया है, ये तो सही है। संज्ञा भाववाचक, सर्वनाम पुरुष, क्रिया नाम धातु, नहीं नाम धातु कहां है, दी गई है, सामान्य क्रिया है। देना नहीं, छुट्टी को दिया गया है, दिया गया है, ये तो संयुक्त क्रिया है साहब। हमें 2 दिन की, दिन भाववाचक संज्ञा सही है इसमें, यही नहीं है क्रिया, नाम धातु नहीं है, संयुक्त क्रिया है। क्या है? संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 51, वह जल्दी सो गया था। संरचना के आधार पर क्रिया भेद है। वह जल्दी सो गया था, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। वह जल्दी सो गया था, वह जल्दी सो गया था, सोना और जाना, सोना और जाना, सो गया था, तो संयुक्त क्रिया है। यह लड़का हरीश को बहुत भोला समझता है। यह लड़का हरीश को बहुत भोला समझता है, वाक्य में नहीं है। तो यह लड़का तो सार्वनाम विशेषण ही है, तो हरीश को बहुत प्रविशेषण, भोला विशेषण ये भी है। संज्ञा व्यक्तिवाचक, लड़का नहीं हरीश, तो निश्चयवाचक नहीं है, सार्वनामिक विशेषण है। इसमें यह लड़का क्या है? सार्वनामिक विशेषण, यह लड़का। असंगत युग्म पहचाने, असंगत युग्म पहचाने। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, यह ध्यान रखना हमेशा आप, अगर कोई भी सर्वनाम किसी भी संज्ञा से जस्ट पहले आ जाए, जैसे यह लड़का, तो यह अब लड़का से पहले आ गया ना, ये लड़का संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या आ गया? यह सर्वनाम, तो ये क्या बन गया? सार्वनाम विशेषण बन गया। समझ गए आप? ये ध्यान रख लेना। असंगत युग्म पहचाने, थोड़े दिन बचे हैं, संख्यावाचक बिल्कुल है। बुरी आदतें छोड़ दो, भाववाचक। आदत से आदतें बिल्कुल नहीं साहब, ये तो बहुवचन हो गया, बहुवचन हो गया तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। बुरी हो गया विशेषण, यही गलत है। झूठ बोलता है, झूठ को बोलता है, सकर्मक क्रिया है। कोई आया होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बिल्कुल सही है, यही है, ये गलत है। क्योंकि आदत एक वचन भाववाचक संज्ञा है, और अगर बहुवचन बन जाए तो आदतें जातिवाचक संज्ञा हो गया। और बुरी विशेषण है, ये तो इसमें भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 54, असंगत संधि विच्छेद है। अधीक्षक अधि प्लस ईक्षक,
वारी प्लस ईश बिल्कुल सही है। नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर हो गया। मुनीश्वर मुनि प्लस ईश्वर, मुनि नहीं होगा मुनि होगा। मुनि प्लस ईश्वर, ईश्वर। राइट ऑप्शन फोर्थ। वायुष्मा शब्द में किन दो स्वरों के मध्य संधि हुई है? तो वायु प्लस ऊष्मा, वायु प्लस ऊष्मा, ऊष्मा। तो राइट ऑप्शन ऊ प्लस बड़ाऊ, ये है। तो ऊ प्लस बड़ाऊ, राइट ऑप्शन फोर्थ। अनुचित संधि विच्छेद है प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा, गति प्लस अवरोध, गति नहीं साहब गति, गति प्लस अवरोध, अवरोध, गति अवरोध। तो यही है वी प्लस आस नी प्लस आस, यही है। लड़का लगातार रोता जा रहा था, वाक्य में क्रिया विशेषण है कालवाचक। लगातार मतलब निरंतर, समय का बोध हो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। तुम्हें अपना काम यथा समय करना चाहिए, वाक्य में अभिकारी शब्द है यथा समय, यथा समय, यही है। क्योंकि इसमें अव्ययीभाव समास भी है। तो अव्ययीभाव समास क्यों है? क्योंकि इसमें यथा अव्ययी सब पद है। मैं आज उनके साथ घर जाना चाहता हूं, वाक्य में अविकारी पहचाने, अविकारी पहचाने। तो आज हो गया क्रिया विशेषण, और उनके साथ तो के आ गया, के साथ परे बाद में, पहले ये आ जाए तो संबंध। तो इसमें एक व तीन दोनों है भैया। इसमें संबंध बोधक भी है के साथ, और इसमें क्रिया विशेषण है मैं आज, मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण है इसमें। तो आज में तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, और उनके साथ घर जाना चाहता हूं, संग साथ सहित समेत, इसमें संबंध बोधक मतलब सहचरवाचक संबंध बोधक अव्यय है। आप कल उनके पास बैठ जाना, तो उनके भैया भैया इसमें ही वही है, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। राइट ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही है, यही है। अगर यहां होता ना मैं कल से उनके पास बैठूंगा, मैं कल से उनके पास बैठूंगा, मैं कल से उनके पास बैठूंगा, पास बैठूंगा, तो इस पूरे सेंटेंस में हो जाता संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। फिर क्रिया विशेषण अव्यय नहीं होता। तो इसमें यहां तो हो जाता कालवाचक संबंध बोधक अव्यय, और पास में हो जाता सहचर बोधक संबंध बोधक अव्यय, निकटता बोधक। ठीक है, यह है। अगर डायरेक्ट सुनो कोई, जैसे वह कल आएगा, वे परसों चले जाएंगे, ठीक है, वह आज आएगा, तो यहां आज सिंगल है ये। अगर कोई भी समयवाचक या स्थानवाचक शब्द कोई भी से, के बाद, के पूर्व, से पहले, से बाद में, अगर इन शब्दों से जुड़ा हुआ तो संबंध ले, संबंध बोधक है। और अगर सिंगल आ रहा है, पास, साथ, कल, परसों, तो फिर वो क्रिया विशेषण है। चलिए, हरि को मोहन के पश्चात आना पड़ेगा, तो यहां तो पश्चात, बाद अलग मतलब सिंगल आ रहा है, तो वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है पश्चात। समय का बोध हो रहा है पहले और बाद में, कालवाचक। मोहन के पश्चात आ रहा है ना, मोहन के पश्चात, और दो संज्ञा आ रही है हरि और मोहन, तो संबंध का बोध हो रहा है। उन्होंने हमें आपसे मिलने के लिए कहा था, वाक्य में पुरुष क्रम है। उन्होंने, उन्होंने एक मतलब अन्य पुरुष, हमें उत्तम पुरुष, आपसे मध्यम पुरुष, तो अन्य, उत्तम और मध्यम, यही है तीसरा। विसर्ग संधि के अनुसार असंगत संधि विच्छेद वाला विकल्प है
चतुः प्लस सीमा चतुस्सीमा, दुरुपयोग दुह प्लस उपयोग, यशोनगामी यशय प्लस अनुगामी, यशय प्लस इच्छा नहीं इच्छा, यश है प्लस इच्छा बराबर यश 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 इच्छा। विसर्ग हट जाता है। यदि अ के परे विसर्ग हो और विसर्ग के परे दूसरा स्वर हो तो संधि करते समय विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, अतएव। 64 यावत जीवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा यावत प्लस जीवन, यावत प्लस जीवन। यदि त के परे जय हो तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा ज, लजन डटच, यावत जीवन। अव्ययी भाव समास के अनुसार अनुचित विच्छेद है यथा योग्य, योग्यता के साथ, यथा समय, समय के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथा मति, मत के अनुसार, यथा योग्य, योग्यता के साथ नहीं, योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, अनुसार साथ नहीं, तो यही है। अनुचित समास विग्रह है गुणातीत। अरे गुण से अतीत है, गुण के द्वारा नहीं, गुण से अतीत, गुण से अतीत मतलब गुणों से अतीत। 3 गुण होते हैं ना, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। अतीत, गुणों से अतीत, जो इन गुणों से परे है, गुणों से अतीत। तुलसीदास के द्वारा कृत सही है, ख्याति को प्राप्त और भय से मुक्त, यही है। तो द्वंद्व समास के अनुसार अनुचित विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 67, बाल, बच्चे आदि बिल्कुल सही है। हरिहर, हरि और हर। आहार, निद्रा, आहार, निद्रा आदि बिल्कुल सही है। गुण दोष, गुण या दोष आएगा साहब, गुण या दोष। ध्यान रख लेना, जहां विलोमार्थी शब्दों का प्रयोग होता है ना, विलोम शब्दों का, वहां पर या का प्रयोग होता है। ये पता है द्वंद्व समास के कौन से उसमें आते हैं? ये आते हैं वैकल्पिक द्वंद्व में, जहां पर विरोध मूलक शब्दों का प्रयोग होता है। तो या हानि, 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो लाभ होगा या हानि होगी, जीवन होगा या मरण होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा, जन्म होगी या मृत्यु होगी, जन्म होगा या मृत्यु होगी। तो गुण होगा या दोष होगा, तो गुण या दोष। क्वेश्चन नंबर 68, कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण असंगत है? नीलोत्पल, नीला है उत्पल जो, नीला है कमल जो। पाषाण है हृदय जो, मतलब पत्थर के समान है हृदय जो। जल का पोत और अल्प है आहार जो, तो जल का पोत, ये तो तत्पुरुष समास है, तो ये इसमें नहीं है और सब में है। क्योंकि कर्मधारय समास में प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। तो कैसा उत्पल, कैसा कमल के नीला, कैसा हृदय के पाषाण, कैसा आहार के अल्प, लेकिन जल का पोत, जल का जहाज, तो ये तो संबंध तत्पुरुष है। 69 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास के अनुसार अनुचित विग्रह है। ब्रज है बल्लभ जिसका, नहीं साहब, ब्रज का है बल्लभ जो, ब्रज का है जो बल्लभ। बल्लभ माने स्वामी, मालिक, रक्षक। मकर है ध्वजा, मकर है ध्वज पर जिसके, कामदेव। चक्र है पानी में जिसके, बिल्कुल भगवान विष्णु। लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। तो ब्रज का है बल्लभ जो, श्री कृष्ण। तो यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? आखिरी, वापस,
आखिरी वापस ये तो सही है। ये गलत है। बादाम प्रदर्शनी, ये भी गलत है। व्यापारी, ये इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है। और सही, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें स्वस्थ नहीं, स्वास्थ्य, ये मुकुट, मुकुंद से सही है, ये सही है। मैंने जितने गलत शब्द हैं ना उन पे गोला किया है मैंने। ये सब तीनों के तीनों सब सही हैं। फिटकिरी, कमुदनी और जुलूस। अशुद्ध शब्द का अनुचित, मतलब अशुद्ध शुद्ध शब्द का अनुचित युग्म है, मतलब पहले अशुद्ध और बाद में शुद्ध। पारितोषक, पारितोषक अशुद्ध है और पारितोषिक शुद्ध है, बिल्कुल सही है। अष्टावक्र, ये तो शुद्ध है। अष्टवक्र अशुद्ध है, तो पहले आ गया शुद्ध और बाद में आ गया अशुद्ध, ये गलत है। प्रज्वलित, ये गलत है। प्रज्वलित शुद्ध है। अवनति, अवनति, ये तो सही है। ये गलत है, क्योंकि इसमें पहले आएगा अष्टवक्र अशुद्ध और फिर आएगा अष्टावक्र। 8 स्थान से टेढ़ा मेढ़ा है जो एक ऋषि। 72 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, अंत्याक्षरी नहीं अंत्याक्षरी, निंद्रित नहीं निंदित, द्विधा, द्विविधा, द्विविधा होता है। ये शब्द होते हैं अंत्याक्षरी, दीर्घ संधि है इसमें, अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी। ये होता है निंदित, निंदित, द्विविधा, द्विविधा, ये राइट है, ये तो सही है। तो शुद्ध शब्द यही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह है, दधीचि। ये देखो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है भैया, ये अतिशय है, अतिशय। उज्जयिनी, ऐक्यता, ये गलत है। एहसास, उल्लंघन, ऋषि, ऊर्जा, कांच, कृपण, ये तो सही। अशुद्ध शब्द समूह तो यही है, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है भैया उसमें, है ना। अतिशय। किस विकल्प के सभी शब्द, किस विकल्प के शब्द अशुद्ध और शुद्ध की दृष्टि से अनुचित युग्म है? किस विकल्प के शब्द अशुद्ध शुद्ध की दृष्टि से अनुचित युग्म है, मतलब गलत हैं ये, पहले अशुद्ध और बाद में शुद्ध। तो ये आनंद गलत है, आनंद सही है, राइट ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल सही है ये तो। प्रशंसा, प्रशंसा नहीं, पहले तो अशुद्ध ये होना चाहिए। बतख, अशुद्ध बतख, बतख ये तो शुद्ध है, ये जुकाम, जुकाम ये सही, ये गलत है, ये इसमें उल्टा हो गया, ये ऐसे आना चाहिए था, ये यहां और ये यहां, ऐसे, तब शुद्ध हो गए। तो राइट ऑप्शन यही है ना। 75 क्वेश्चन नंबर 75, अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा में अपवाद नहीं है, रस्सी, क्योंकि रस्सा का रस्सी हो जाता है। इमली का इमला नहीं होगा, पृथ्वी का पृथ्वा नहीं होगा, श्रीलंका का श्रीलंकी नहीं होगा, ठीक है ना। यह है तो अपवाद का मतलब जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाएं, वो तो हैं सही। और जो अपवाद, मतलब अपवाद इसलिए नहीं है क्योंकि ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में चल जाता है। अभी अप्राणीवाचक जितने भी शब्द होते हैं ना, ध्यान रख लेना, जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं अप्राणीवाचक मतलब निर्जीव, ये सब पुल्लिंग होते हैं मैक्सिमम, लेकिन इनके बहुत सारे अपवाद हैं, बहुत सारे अपवाद हैं। तो इन अपवादों में रस्सी नहीं है, क्योंकि रस्सी क्या है, रस्सी रस्सा, रस्सा से रस्सी। लेकिन अब इमली से इमला नहीं बनेगा, या पृथ्वी से पृथ्वा नहीं बनेगा, श्रीलंका से लंकी नहीं बनेगा। 76 क्वेश्चन नंबर, लिंग से संबंधित उचित विकल्प बताइए। संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग, जिसका अर्थ होता है निशान। हिंदी में लिंग के 3 भेद माने गए। अरे 2 ही होते हैं भैया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 3 भेद तो संस्कृत में होते हैं,
वाक्यों में लिंग, संज्ञा, विशेषण, क्रिया और विभक्तियों के साथ लगकर अव्यक्त रहता है। अरे अव्यक्त नहीं, व्यक्त रहता है। अवधि शब्द पुल्लिंग है, अवधि शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें उचित विकल्प पहला ही है भैया बस, और तो सब गलत है। अवधि शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है समाचार, आकाश, आप, दाम। तो समाचार आ रहे हैं कि आ रहा है? समाचार आ रहे हैं, समाचार चल रहे हैं, तो बहुवचन हो गया। आकाश एक वचन, आकाश, आकाश में थोड़ी होगा। समाचारों, आप कब आओगे? दाम बढ़ रहे हैं कि दाम बढ़ रहा है? तो इसका तो दाम बढ़ रहे हैं बहुवचन भी हो जाएगा, लेकिन आकाश का नहीं होगा, एक वचन ही रहता है ये आकाश। तो समाचार, आप, दाम ये एक वचन होते हुए भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन आकाश हमेशा एक वचन के रूप में ही होता है। 78, आप वहां अवश्य जाइएगा। वाक्य में काल है, आज्ञा दी जा रही है, और जाइएगा भविष्यत काल में, तो आज्ञार्थक भविष्यत काल है। बच्चे विद्यालय गए होंगे, होगा, होगी, होंगे, तो क्या है ये? संदिग्ध भूत, नहीं भी गए हों। आसन्न भूत का मतलब होता है निकट भूत। बच्चे विद्यालय गए हैं, सामान्य वर्तमान काल, बच्चा विद्यालय जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल, तो संदिग्ध भूत है ये। 80, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है? हाथी, शेर, बाघ, चीता। चीता का चीती नहीं होगा, बाघ का बाघिन होता है, शेर का शेर नहीं, हाथी का हथिनी, लेकिन चीता का चीती नहीं होता है। फिर उसके सामने क्या लगाते हैं हम? मादा चीता, स्त्रीलिंग बनाने के लिए। राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 81, किस विकल्प में आया शब्द पुल्लिंग रूप नहीं है? सूर्य, नदी, चंद्रमा, राहु। नदी, नदी स्त्रीलिंग होता है। हरीश के साथ मोहन ही, हरीश के साथ मोहन ही गांव जाएगा। वाक्य में निपात ही बोधक शब्द किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? मोहन के लिए। मोहन ही घर गांव जाएगा, और कोई नहीं जाएगा। हरीश के साथ कौन जाएगा? मोहन ही। 83, रवि की पुस्तक मोहन की पुस्तक से भिन्न है। इसका मतलब रवि की पुस्तक मोहन की पुस्तक से अलग है, तो अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अलग होने के अर्थ में अपादान कारक। सत्य विकल्प बताइए। हिंदी में 8 कारक होते हैं, बिल्कुल होते हैं साहब। प्रत्येक कारक का एक विभक्ति चिन्ह होता है, बिल्कुल होता है। प्रत्येक कारक के साथ विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हों यह आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें विभक्ति चिन्हों का लोप पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कर्तृवाचक, मतलब कर्तावाचक और कर्मवाचक, इनका तो ने और को का तो मैक्सिमम प्रयोग ही नहीं मिलता वाक्यों के साथ। तो सभी विकल्प सत्य हैं। राइट ऑप्शन 4th। प्रश्न संख्या 85, मोहन के साथ हरीश, गोपाल व दीपक आए थे। वाक्य में हरीश व गोपाल के मध्य किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? मोहन के साथ हरीश, गोपाल व दीपक, तो अल्प विराम का प्रयोग होगा, कोमा का। साथियों, कुछ लोग आज भी नहीं आए हैं। वाक्य में संबोधन सूचक शब्द कौन है? साथियों। शब्द के बाद चिन्ह लगेगा, साथियों, कोमा लगाते कि नहीं लगाते हैं? तो यहां पर भी वही अल्प विराम है। तुम वापिस अपने घर लौट जाओ। वाक्य में किस शब्द के कारण अशुद्धि है? वापस, क्योंकि वापिस कोई शब्द नहीं होता, वापस होता है। 88, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। सारे दिन भर वह खेलता रहा। सारे दिन भर नहीं, दिन भर वह खेलता रहा, वह दिन भर खेलता रहा, तो वह क्या आएगा? पहले, कर्ता पहले आता है। वह दिन भर खेलता रहा, वह सारे दिन खेलता रहा, ऐसे बनेगा ये 2 तरीके से। तो राइट, ये अशुद्ध वाक्य है। किसी और से परामर्श लेना पड़ेगा, ये भी शुद्ध है। तुम सबसे समझदार हो, ये भी शुद्ध है। वह सचिवालय में लिपिक है, ये भी शुद्ध है। तो अशुद्ध कौन सा है? सारे दिन भर वह खेलता रहा। तो क्या आएगा? वह दिन भर खेलता रहा या वह सारे दिन खेलता रहा। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। 7वें नहीं, 7वीं, तो कक्षा स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ वी आएगा, 7वें दिन। असंगत, असंगत युग्म है अगत,
न गया हुआ, आगत आया हुआ, ये तो शुद्ध है। अगध, अंगद, ये नहीं है। अंगना स्त्री, अंगना आंगन, अंजन जनरहित अजन, और अंजन काजल, तो अगध नहीं। 91, अतर और अंतर शब्द युग्म का सही अर्थ पहचाने। अतर, अतर कहते हैं इत्र को, और अंतर का मतलब भेद, अंतर। ए गंधी मत मंद तू, अतर दिखावत काय, और कर फुलेल को आचमन, मीठो कैत सताए, तो अतर का मतलब इत्र है। 1900 क्वेश्चन नंबर 92, अपकार और उपकार शब्द युग्म का अर्थ है। अपकार का मतलब बुराई, मतलब बुरा कर्म, और उपकार का मतलब भलाई। बुराई भलाई। 93, अपना रख पराया चख, मतलब मांग खाए सो जीते और गांठ का खाए सो बीते। तो अपना रखो और दूसरे को माल चट करो, तो क्या होगा साहब? अपना बचाकर दूसरों का माल हड़प करना, स्वयं को आगे ना रखकर दूसरों को खतरे में डालना, अपने कार्य में किसी और का हस्तक्षेप न सहन करना, अपने हित के लिए दूसरे का माल हड़प कर जाना, नहीं, अपना बचाकर दूसरों का माल हड़प करना, यह है। 1994, अरे यार मैं 1900 क्यों बोल देता हूं, यह है 94, क्वेश्चन नंबर 94। मोहन जानता था कि अपनी कार पार, अपनी करनी, ये कार नहीं है, अपनी करनी, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी ही उसके लिए सही मार्ग है, इसलिए वह कभी कार्य से मुंह नहीं मोड़ता था। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ है परिश्रम के बिना कार्य संभव नहीं है, स्वयं का परिश्रम ही कार्य काम आता है, दूसरे की सहायता लेकर ही कार्य पूर्ण होता है, व्यक्ति पढ़ लिख कर ही सफल होता है, स्वयं का परिश्रम ही कार्य आता है, मतलब आप मरे ही स्वर्ग दिखाई देता है। 94। 95 में मूर्खों में कम ज्ञान वाला ही आदर पाता है, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, गलत कार्य करना, अनमेल मिश्रण, सही समय पर कार्य न करना, उद्देश्य से भटक जाना, मतलब आए थे भगवान का भजन करने और कपास चुनने लगे, तो गलत कार्य हो गया ना, गलत दिशा में चले गए। लोकोक्ति व अर्थ संबंधी सही विकल्प नहीं है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में फंसना, ये तो सही है बिल्कुल। आजकल तो इससे भी ज्यादा बढ़कर है, आ बैल मुझे मार, पहले तो बैल को बुलाते थे, आजकल तो ऐसा करते हैं कि तू बैल वहीं खड़ा रहे, तू परेशान हो तो मैं ही आ रहा हूं मरने के लिए, तू वहीं खड़ा रहे मैं ही आ रहा हूं। तो आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में फंसना। अक्ल बड़ी या भैंस, अब मैं आपको बता देता हूं, ये वास्तव में ये लोकोक्ति जो है ना, ये है, ये अक्ल बड़ी या बैस। अब ये शब्द तो था बैस, क्योंकि ये शब्द किससे बना है? वय, और वय से बना है वयस, और इसका अपभ्रष्ट होते होते क्या बन गया? बैस। अब धीरे धीरे पता नहीं, बैस का मतलब होता है आयु, क्योंकि वय का मतलब क्या होता है? आयु। मतलब इसका तत्सम रूप क्या है? वय या वयस। तो अक्ल बड़ी या बैस, बैस का मतलब है आयु, तो अक्ल बड़ी होती है या आयु बड़ी होती है? अरे भाई, आयु से अक्ल नहीं आती, अक्ल तो व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है ना, अनुभव लेता है, तो आती है अक्ल। तो अक्ल बड़ी या बैस? तो अक्ल बड़ी होती है।
अक्ल बड़ी या बैस, ये शब्द है। ऐसे ही है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता नहीं, धोबी का कुत्का। कुत्का माने डंडा। तो वो धोबी क्या करता है, उसको ना तो घाट पे छोड़ता है ना घर ले जाता है। घाट पे इसलिए नहीं छोड़ता कि लोग ले जाएंगे, और घर इसलिए नहीं ले जाता फिर दोबारा लद के लादना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, उस कुत्का का मतलब होता है डंडा। तो उसको क्या करते थे, वो वहां से उससे कपड़े भी धोते थे कूट कूट के, और फिर उसी पर लाद करके वो दूसरी जगह सुखाने के लिए ले जाते थे। तो वो वहीं काम आता था, ना तो घर पर छोड़ते थे उसको, ना तो घर पर लाते थे, और ना उस पर घाट पर छोड़ते थे। तो धोबी का कुत्ता, कुत्ता नहीं कुत्का, कुत्का। तो धोबी का कुत्का घर का ना घाट का, ना तो घर पे रहता था वो और ना घाट पे रहता था, बीच में रख के आते थे उसको। तो अक्ल बड़ी या बयस, इन तिलों में तेल नहीं। तो शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, बिल्कुल सही बात है। इन तिलों में तेल नहीं, स्वार्थी व्यक्ति से कोई आशा न रखना। नहीं, इन तिलों में तेल नहीं, इसका मतलब है कि यहां कोई फायदा नहीं है, लाभ होने का, लाभ होने की संभावना ना होना, लाभ की संभावना ना होना। लोकोक्ति व अर्थ संबंधी सही विकल्प नहीं है, यही है, इन तिलों में तेल नहीं है। तीसरा, किस विकल्प 98, किस विकल्प में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? भाववाच्य का, बच्चे से दूध नहीं पिया गया, इसमें तो है। मोहन से ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता, ये इसमें भी है। उससे रुका नहीं गया, उससे रुका नहीं गया, इसमें भी है। तो बच्चे से दूध नहीं पिया गया, दूध को, अब देखो ध्यान रखें आप, ये दूध क्या है? कर्म। दूध क्या है? कर्म। और ध्यान रख लेना, भाववाचक जो भाववाच्य वाक्य होते हैं ना, उनमें कभी कर्म होता ही नहीं है। ये 2200% कन्फर्म मान लेना। जितने भी भाववाच्य वाक्य होंगे ना, उनमें कभी कर्म का प्रयोग नहीं होगा। कर्म का प्रयोग या तो कर्मवाच्य वाक्यों में मिलता है या कर्तृवाच्य वाक्यों में मिलता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट 98। 99 में देखिए, कल हमें जल्दी उठना पड़ेगा, वाक्य में वृत्ति है, जल्दी उठना पड़ेगा। इसका मतलब है ये निश्चय हो चुका है कि हमें कल जल्दी उठना पड़ेगा। तो निश्चयार्थ वृत्ति हुई कि नहीं हुई? संभावनार्थ नहीं है, संभावना नहीं है, इच्छा भी नहीं है, आज्ञा भी नहीं है। कल हमें जल्दी उठना पड़ेगा, इसका मतलब हमने ये निश्चय कर लिया है कि कल हम जल्दी उठेंगे, तो निश्चयार्थ वृत्ति है। मैंने गोदान बहुत पहले पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, वाक्य में पक्ष है, नित्य नहीं है, आवृत्ति भी नहीं है, सातत्य भी नहीं है, पूर्णकालिक पक्ष। राइट ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि यह कार्य पूरा हो चुका है, तो पूर्णकालिक पक्ष है, इसमें पूर्णता वाला पक्ष है। इसलिए मित्रों, आज का हमारा ये समाधान, प्रश्न पत्र का जो समाधान वाला सेशन है वो समाप्त होता है। मैं समझता हूं आप इससे लाभान्वित होंगे। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर आपके कोई सुझाव हों तो हमें सहर्ष स्वीकार्य है। हम प्रयास करेंगे उनके आधार पर अपने आप में सुधार करें। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया और अच्छा अभ्यास किया, तो मान लो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक जाए। और अब तो समय भी बहुत कम रह गया है, तो बेहतर है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, और कहीं आपको लगे कि कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपने से संपर्क करें। मिलते हैं एक अगले किसी प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय राजस्थान।